करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। हेल्थ गुरु के सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं फेमस हेल्थ गुरु जिनका नाम है राकेश शिवहरे सर, जो कि एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और साथ ही जीआई सर्जन भी है, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर के। नमस्कार सर, वेलकम टू द न्यूज़ रूम। नमस्कार सर, बहुत ही जर्नल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सर, जर्नल सर्जरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अंदर आती है? जनरल सर्जरी ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा पास्ट में यूज़ होती थी, क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन नहीं था। जी सर। तो सारे ऑपरेशन जो पेट से रिलेटेड होते थे, चेस्ट से रिलेटेड होते थे, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, सारा जनरल सर्जरी में आता था। जी सर। लेकिन अब डिवीजन हो चुके हैं, जैसे जीआई सर्जरी में जो है पेट के सारे ऑपरेशन आते हैं। यूरोलॉजी जिसमें किडनी रिलेटेड सर्जरी होती है। जी सर। इसके अलावा जो है सीबीटीएस अलग हो गया है। जी सर। गायनिक अलग हो गया है। तो ब्रॉडली आज की तारीख में जनरल सर्जरी में थायराइड है, ब्रेस्ट है, हर्निया है, पाइल्स है, ये जनरल सर्जरी में रह गया है। जी सर। अदरवाइज मेजोरिटी सेगमेंट जनरल सर्जरी का जीआई सर्जरी में चला गया है। जी सर। तो ये जीआई सर्जरी क्या होती है सर? जीआई सर्जरी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, इसके अंदर सारी आंतें आती हैं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल आहार नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। जी सर। स्टमक है। जी सर। जिसको खाने की थैली बोलते हैं, जिसमें खाना इकट्ठा होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियास, ये सारा का सारा जीआई सर्जरी में आता है। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है? पहले ऑपरेशन ओपन करके होते थे। जी सर। आजकल सारे ऑपरेशन हर फील्ड में दूरबीन द्वारा होते हैं। जी सर। जिसको ब्रॉडर सेंस में मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं। जी सर। अब मिनिमल एक्सेस सर्जरी का एक कंपोनेंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रो मतलब पेट। जी सर। या एब्डोमेन। जी सर। स्कोपी मतलब दूरबीन। तो वो सारे पेट के ऑपरेशन जो दूरबीन द्वारा करते हैं उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। पहले पेट के सारे ऑपरेशन ओपन सर्जरी में आते थे, लेकिन आजकल पिछले 25-30 साल से ये सारी सर्जरीज जो हैं ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन पद्धति द्वारा ये ऑपरेशन होते हैं। इसको जो है कीहेल ऑपरेशन भी कहते हैं। जी सर। और जो बेसिक सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी की, वो हर्निया है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है। लेकिन लीवर की सर्जरी, पेनक्रियास की सर्जरी, बड़ी आंत की सर्जरी, ये सारी सर्जरी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का हिस्सा है। आज की तारीख में पेट का कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो हम लेप्रोस्कोपी से नहीं करते हैं। इवन ट्रांसप्लांट भी हम लोग आजकल लेप्रोस्कोपी से करते हैं। तो सर, क्या इसमें कम दर्द होता है? लेप्रोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो पेट में चीरा नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही छोटे पंक्चर करने पड़ते हैं, 5 मिलीमीटर का पंक्चर। जी सर। मेजोरिटी 5 मिलीमीटर के 2 पंक्चर 3 पंक्चर होते हैं, और एक कैमरा के लिए 10 मिलीमीटर का पंक्चर होता है। जी सर। चूँकि कट बहुत छोटा होता है, बिल्कुल जो है सूक्ष्म छेद होते हैं, इसलिए दर्द का सवाल ही नहीं उठता, बहुत ही मिनिमम दर्द होता है। जी सर। दूसरा, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, दवाइयाँ बहुत कम देनी पड़ती हैं। आजकल गैजेट्स, बहुत एडवांस गैजेट्स आ गए हैं। जी सर। जैसे हार्मोनिक स्कैल्पेल है, लाइगाशोर है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लडलेस सर्जरी होती है। और कई लोग कहते हैं कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में सेम कॉस्ट रखी हुई है ओपन सर्जरी की और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, क्योंकि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रमोट कर रहे हैं। जी सर। मैं 22 साल पहले इंदौर आया, तब यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती थी, तो हम ही लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी इंदौर में। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वर्क लॉस। जी सर। तो इसमें वर्क लॉस नहीं होता है। जी सर। कोई भी व्यक्ति सर्जरी करा के 2 दिन 3 दिन में जो है अपने काम पे जा सकता है। पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रेस्ट करता था, 2-2 महीने की इसको सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल वर्क लॉस नहीं होता है। जी सर। अब किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए, 2 महीने के 2 लाख रुपए तो ऐसे छू गए। जी सर। तो उसके कंपेरिजन में यदि उसको 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा देना ही पड़ता और वो 1 हफ्ते में काम पे चला जाता, तो इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकती है। तो वर्क लॉस नहीं होता है। सर, आपने एडवांसमेंट बोला कि एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर के ये रेवोल्यूशन आया है, तो सर आपको क्या लगता है रोबोटिक्स और मशीनरीज चीज़ें इस चीज़ को इवॉल्व कर पा रही हैं? देखिए क्या होता है कि पहले ओपन सर्जरी थी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेके बड़ा रेजिस्टेंट था शुरू में। जी सर। रेजिस्टेंस क्यों था कि देखिए शुरुआत थी, लोगों को ढंग की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन हो गए, लोगों ने ढंग से ट्रेनिंग नहीं ली, गैजेट्स बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, ट्रेनिंग बढ़ती गई, लोगों के गैजेट्स बहुत अच्छे आ गए, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल गई। जी सर। अब फिर रोबोटिक सर्जरी आई। जी सर। लेकिन हर जगह रोबोटिक सर्जरी जो है वो एडवांटेज देगी ऐसा नहीं है।
रोबोटिक सर्जरी सर्जन फ्रेंडली है, पेशेंट फ्रेंडली नहीं है। जी सर। पेशेंट फ्रेंडली बहुत ही कम केसेस में है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन है या बाईपास सर्जरी करनी है, इसमें रोबोटिक सर्जरी जो है वो एडवांटेजेस है। जी सर। अदरवाइज तो जो है कॉस्ट बेनिफिट रोबोटिक सर्जरी में नहीं है। जी सर। जो गॉल ब्लैडर सर्जरी दूरबीन से 60-65 हज़ार 75 हज़ार में हो जाती है और रोबोटिक सर्जरी में 2.5 लाख रुपए लगते हैं। जी सर। जो गॉल ब्लैडर सर्जरी लेप्रोस्कोपी से 15 मिनट में हो जाती है, रोबोटिक के अंदर 1-1.5 घंटा लगता है। जी सर। तो हर जगह आप हर टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमको पेशेंट बेनिफिट देखना पड़ेगा, पेशेंट का कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा, उसके बाद में जो है कॉस्ट टू द हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जी सर। तो रोबोटिक सर्जरी का बहुत ही लिमिटेड रोल है। जी सर। लेकिन एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी का 100% रोल है। सर गॉल ब्लैडर निकालने के लिए कौन सी और सर कितनी सुरक्षित सर्जरी हम देख सकते हैं? लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत सुरक्षित है और गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए रोबोट में कोई एडवांटेज नहीं है। जी सर। बल्कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर के लिए बहुत ही सुरक्षित है और आइडियल प्रोसीजर माना जाता है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं। सर नॉर्मल अपेंडिक्स की जो सर हमारे यहाँ दिक्कत होती है सर, वो कब एक सर्जरी वाली स्टेज में पहुँच जाती है? देखिए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, सडन सीवियर पेन होता है, इसके दर्द की शुरुआत नाभि के आसपास से होती है। इसका आइडियल ट्रीटमेंट तो ऑपरेशन है। जी सर। कई लोग बोलते हैं दवाई से सुखा देंगे, दवाई से इन्फेक्शन कंट्रोल कर देंगे, बाद में सर्जरी करा लेना, ये सब बेकार की बातें हैं। यदि आपका हॉस्पिटल से एक्सेस है, आपका सर्जन नियर बाय है, दूरबीन से ऑपरेशन कर सकता है, तो आपको अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट आइडियल तो दूरबीन से अपेंडिक्स निकलवाना ही है। जी सर। और वो करवा लेना चाहिए। कई बार आप लेट हो जाते हैं, अपेंडिक्स में पस हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है, पेट में मल भर जाता है और आपका जो है वो लाइफ पे रिस्क जो है लाइफ रिस्की हो जाती है। अभी भी परफोरेटेड अपेंडिक्स में पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी सर। कहने को ऑपरेशन छोटा है, 1 दिन का एडमिशन है, 15 मिनट का ऑपरेशन है, लेकिन आप यदि नेग्लेक्ट करते हो, अपेंडिक्स बस्ट हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, तो पेशेंट जो है यदि सेप्टिसिमिया में चला जाता है तो कई सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। जी सर, हॉर्निया क्या होता है और सर हम इसको सर कैसे देख सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, कोई भी बॉडी में जो वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे नाभि एक वीक पॉइंट माना जाता है। जी सर। जिस रास्ते से टेस्टिस ट्रेवल करती है उस रास्ते को वीक पॉइंट माना जाता है, उसको कहते हैं अपन इंग्वाइनल एरिया बोलते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ ईसोफेगस जब पेट में आता है उसको हाइटस बोलते हैं। जी सर। तो हाइटस वाला एरिया है, वहाँ पे भी हर्निया हो सकता है। तो बॉडी में, चेस्ट में, एब्डोमेन में कहीं भी हर्निया हो सकता है। जी सर। तो उसमें क्या होता है कि उस वीक पॉइंट से अंदर की झिल्ली बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है और वहाँ से अंग जो है वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर आते हैं। चमड़ी की कवरिंग होती है। जी सर। लेकिन वह बल्ज आ जाता है। जी सर। तो या तो जैसे मान लीजिए जो है प्यूबिक एरिया में होगा तो उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, नाभि के वहाँ होगा तो उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। कई बार ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो जाता है, उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। और जो खाने की नली चेस्ट से एब्डोमेन में आती है उसको हाइटस बोलते हैं। और वहाँ पे यदि हर्निया होता है, स्टमक चेस्ट में चला जाता है तो उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। कई बार कंजेनाइटली जो है डायफ्राम होता है, जो कि चेस्ट के ऑर्गन्स को और पेट के ऑर्गन्स को सेपरेट करता है, उसको डायफ्राम की झिल्ली बोलते हैं। जी सर। उसमें छेद पाया जाता है कंजेनाइटल, उसको डायफ्राग्मेटिक हर्निया कहते हैं। जी सर। तो शरीर में हर्निया कई तरह के होते हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि सर्जरी करने के बाद ये हर्निया जो होता है वो एकदम से हट जाता है या फिर सर? यस, देखिए, हर्निया एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम का इलाज जो है वो रिपेयर है। जी सर। उसका कोई मेडिसिन इलाज नहीं है, तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। 99% केसेस में दूरबीन से ऑपरेशन संभव है, हम रेगुलरली करते हैं। और इसमें जाली लगती है, जाली लगानी ही पड़ती है सारे हर्निया में। सारे हर्निया हम जाली से रिपेयर करते हैं तो 99% सक्सेस रेट है। जी सर। जाली नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिकरेंस रेट है। और हाइटस हर्निया में मोस्टली हाइटस हर्निया बिना जाली के रिपेयर हो जाते हैं। जी सर। कभी कभी हाइटस हर्निया में जाली लगानी पड़ती है। जी सर। सर आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर के बहुत प्रचलन चला है सर, ये क्या है और लोग इसे क्यों करवाते हैं? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी का चलन इंडिया में आया 2004 के आसपास। हम लोगों ने बैरिएट्रिक सर्जरी की शुरुआत 2007 में शुरू करी थी। इन दोनों पहला केस में नहीं किया था। विदेशों में बैरिएट्रिक सर्जरी काफ़ी समय से हो रही थी, 1990 से चल रही है। जी सर। जिन पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आइडियल BMI 24 के आसपास होता है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जी सर। बॉडी मास इंडेक्स यदि मान लीजिए 35 से ऊपर हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स अपना वज़न कम नहीं कर सकते हैं। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटापे को प्राप्त कर लेता है तो उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा खर्राटे आना,
इसको जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और इन सारे बीमारियों के कॉम्बिनेशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें लाइफ का रिस्क बढ़ जाता है, पेशेंट्स की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, उनकी सांस रुक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है, उनको ब्रेन हेमरेज की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हमारे वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं डाइट कंट्रोल से, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी ईजाद हुई थी। इसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं या मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं, और ये काफ़ी मात्रा में अब इंडिया में होने लगी है। तो ये भी दूरबीन से होती है। जी सर। दूरबीन से होती है, कुछ लोग रोबोटिक से करते हैं, इसमें भी रोबोटिक का बहुत लिमिटेड रोल है। जी सर। एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी से बहुत आराम से बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। हम लोगों ने 2007 में शुरू करी थी, करीब करीब हम 1000-1500 से ऊपर केसेस कर चुके हैं। सर बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो वही रहता है, तो सर हमारा जो इनटेक रहता है तो हम वही लेते हैं। तो सर क्या इस सर्जरी के बाद वो चीज़ें फिर से आ सकती हैं या फिर सर वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि जब हम वज़न कम कर लेते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में, मान लो कोई पेशेंट जिसका आइडियल वेट 70 किलो है और वो 120 किलो का है, उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में उसका वज़न 80 किलो हो गया, वो डायबिटिक था, उसको ब्लड प्रेशर हो गया था, उसको खर्राटे आते थे, तो ये सब रिवर्ट हो जाता है। डायबिटीज़ रिवर्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आपको वेट मेंटेन करना पड़ता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि आप इम्यून हो गए 100%, आप कोई वज़न नहीं बढ़ सकता है। क्या होता है बॉडी में, शरीर में 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है सोमेटिक, एक होता है विसरल। सोमेटिक मतलब जो आप बाहर से देख रहे हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, आँखें हो गई, इनका कोई पार्ट चला जाएगा तो फिर से ग्रो नहीं होगा, लेकिन पेट के अंदर के, चेस्ट के अंदर के कोई ऑर्गन हैं, यदि वो कट जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं तो वो फिर से रीग्रोथ हो जाती है, उसको विसरल ऑर्गन कहते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी में स्टमक को छोटा करते हैं, इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी जो है हैबिट्स को नहीं चेंज किया, एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाया, डाइट को कंट्रोल नहीं किया, तो वो फिर से ऑर्गन डायलेट हो जाते हैं। जी सर। और फिर से वज़न बढ़ने का रिस्क होता है। सर तो अभी हम देखते हैं कि सर आपका अभी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, सर इस फील्ड में ज़्यादा कौन से आते हैं सर इश्यूज सामने सर्जरी के दौर पे? बैरिएट्रिक सर्जरी? जी सर। देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या होता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स वही आते हैं जिनका डाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिनका लाइफस्टाइल का बड़ा प्रॉब्लम है, जो रात भर जगना, दिन में सोना, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दे आर एडिक्टेड फॉर फूड एक्चुअली। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन प्लेजर एंड एडिक्शन। यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्वीट आइटम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका वज़न डेफिनेटली बढ़ जाता है। जी सर। और आपका बीएमआई एक सर्टेन बीएमआई के बाद यदि जाता है, जैसे इंडियन पेशेंट्स के अंदर 35 बीएमआई के साथ में यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यदि 37 बीएमआई विदाउट डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर भी है, तो ऐसे पेशेंट्स को वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पेशेंट्स फिर आते हैं और डॉक्टर इनको एडवाइस करते हैं सर्जरी की। सर बाहर के खाने को लेकर के? देखिए बाहर के खाने के लेके अब क्या है कि आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, आप ट्रेवल करते हो, आप यदि फूडीज़ हो तो आप बाहर भी खाना खाते हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर का खाना खा सकते हैं, कंट्रोल में खाइए और साफ़ सुथरी जगह पे खाइए। जी सर। है ना, क्योंकि आपको वाटर बॉर्न डिजीज से बचना है। तो मैंने ये नहीं कहता कि बाहर का खाना हमेशा ही ख़राब होता, बट लिमिट से, हर चीज़ की लिमिट अच्छी होती है, हर चीज़ का जो है अति बहुत बुरी होती है, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी सर नॉर्मल यूजुअल रहता है, लेकिन कब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है सर, वो हम कैसे पता लगाएं और वो हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं सर? देखिए एसिडिटी का असर रहता है कि यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गले में खट्टा पानी आ रहा है। जी सर। यदि वो खाना खाने का सोता है, उसको गले में मिर्च का पानी आता है। जी सर। तो ये एक सिम्टम है हाइटस हर्निया का, जिसमें क्या होता है कि जिस रास्ते से ईसोफेगस पेट में स्टमक से जुड़ता है, वो एरिया चौड़ा हो जाता है और वहाँ से स्टमक चेस्ट में जाता है, वो वॉल जो है कमज़ोर हो जाता है। जी सर। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको हाइटस हर्निया या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। जी सर। इसको डायग्नोसिस करने का बहुत ही सिंपल टेस्ट है, हमको एक एंडोस्कोपी करानी होती है, उसमें हाइटस हर्निया दिख जाता है। जी सर। हाइटस हर्निया है तो यदि छोटे हाइटस हर्निया है तो डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल से कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन यदि बड़ा हाइटस हर्निया तो फिर हमको लेप्रोस्कोपी से इसको हाइटोप्लास्टी करानी पड़ती है, और एक रूटीन सर्जरीज है जो हम बहुत रूटीनली करते हैं, और आराम से पेशेंट 100% रिलीफ मिल जाता है। सर ऐसे ऑर्गन्स को लेकर के कैंसर्स के सर क्या रिस्पॉन्सेज रहते हैं? देखिए हाइटस हर्निया में एक कंडीशन होती है, उसको बैरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं, जिसके अंदर ईसोफेगस की अंदर की लाइनिंग जो है स्टमक की लाइनिंग से रिप्लेस हो जाती है। जी सर। ऐसे पेशेंट्स को कैंसर का रिस्क बढ़ता है डेफिनेटली।
बैरेट ईसोफेगस एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिसमें लॉन्ग टर्म में कैंसर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपना डायग्नोसिस बनवा के और सर्जरी टाइमली करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स क्या है रेगुलरली दवाई खाते रहते हैं। अब दवाई के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। दवाई एंटासिड की दवाइयाँ खाएंगे, वो स्टमक के एसिडिटी को कम करेंगे तो ये नुकसान होता है, उसमें उनके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और पॉलिप बन जाते हैं, तो वो भी ठीक बात नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को कई बार एसिड जो है ख़त्म ही हो जाता है, उसको एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं और उनको फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, विटामिन B12 वगैरह की डिफिशियंसी हो जाती है। जी सर, सर्जरी सर बहुत मतलब सर हम देखते हैं कि लोग सर्जरी के लिए तो जाते हैं, लेकिन सर उसके पहले क्या करना चाहिए? क्या एक्सरसाइज, क्या रूटीन, क्या डाइट हमें लेना चाहिए, और सर्जरी पोस्ट सर्जरी हमें क्या सर चेंजेस होने चाहिए हमारी बॉडी के लिए? देखिए, हर सर्जरी की प्रिपरेशन अलग होती है, हर सर्जरी के बाद में डाइट इंस्ट्रक्शंस अलग होती है। जब भी आप किसी डिजीज़ को लेके आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारे इंस्ट्रक्शन देता है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली मेरी ब्रांच में तो हम लोगों का कोई ऐसा बहुत ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। हमको तो जो है 1 दिन का फास्टिंग ही काफ़ी होता है, 12 घंटे का सफिशिएंट है। बैरिएट्रिक सर्जरी में ज़रूर हम लोग 1 हफ्ते का लिक्विड डाइट का इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ, ब्रॉडर सेंस में कोई जब कैंसर सर्जरी करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो हम जो स्मोकिंग करते हैं उनको बोलते हैं 1 महीने पहले आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। जो अल्कोहल है उनको बोल देते हैं भाई 15 दिन पहले आप अल्कोहल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी के लिए। तो खास करके स्टॉप स्मोकिंग एंड अवॉइड अल्कोहल बिफोर सर्जरी। सर, इस फील्ड में सबसे कॉमन डिसीज़ आपके पास क्या आती है? देखिए, बीइंग एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन मेरे पास तो सारे टाइप के पेशेंट आते हैं। मेरे पास तो लीवर सर्जरी कराने वाले भी आते हैं, पेनक्रियास सर्जरी कराने वाले भी आते हैं, बड़ी आंत की सर्जरी कराने वाले भी आते हैं, ट्रांसप्लांट वाले भी आते हैं। हम लोग ईसोफेगस के कैंसर के ऑपरेशन, स्टमक के कैंसर के ऑपरेशन, लीवर के कैंसर के ऑपरेशन, उसके बाद में पेनक्रियास के कैंसर के ऑपरेशन, बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़ के अंदर हम पूरी बड़ी आंत निकाल देते हैं, रेक्टम को हम छोटी आंत से बना देते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम दूरबीन से करते हैं। इवन किडनी ट्रांसप्लांट में मैं डोनर नेफ्रेक्टमी करता हूँ, किडनी निकालने का काम मेरा है। जी सर। हम लोग 300 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, वो भी मैं दूरबीन से करता हूँ। तो मेरे पास स्पेशली सारे केसेस दूरबीन के आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कई जगह सिटीज़ में जाके सर्जरी कर चुका हूँ, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुके हैं 150 से ज़्यादा। तो मेरे पास तो सारे एडवांस सर्जरी कराने वाले ही आते हैं। सर, क्योंकि मिथ्स अभी भी हैं कहीं ना कहीं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेकर के, तो सर इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं इंडिया में? देखिए, अब तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। जब मैं आया था 2003 में इंदौर में, उस समय तो लेप्रोस्कोपी से लोग डरते थे, क्योंकि शुरू में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। उस समय ना गैजेट्स थे, ना ट्रेनिंग थी। अब तो लेप्रोस्कोपी की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। अब तो हर पेशेंट आता है और यही बोलता है दूरबीन से ऑपरेशन कराना है। तो अब तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। जी सर, तो अवेयरनेस अब हाँ, अब तो काफ़ी अवेयरनेस है। अब तो लोग खुद ही डिमांड करते हैं और हम खुद भी प्रमोट करते हैं। हमने बहुत प्रमोट किया पेशेंट्स को। पेरीफेरी में जाके मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके सर्जरीज करी हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करी हैं। अब तो काफ़ी लोग जो हैं अवेयर हो गए हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेकर। लेकिन अभी ये बात सही है कि कुछ बेचारे गरीब लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, जो सर्जन्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते हैं, वो उनको बोलते हैं ओपन सर्जरी के लिए। कुछ लोग करा लेते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसके। सर, एज अ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में सर आप इसी फील्ड के जो यूथ है उनको सर आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो ट्रेनिंग है वो है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी इतने साल के बाद में बहुत कम सेंटर्स हैं जहां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि मैं एमपी में बोलूँ 25-30 मेडिकल कॉलेज है, तो मुश्किल से हार्डली 2-3 मेडिकल कॉलेज में लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग है। अभी क्या होता है कि बच्चा एमएस करता है, उसको लगता है बस मैं सीधे चले जाऊँ ट्रेनिंग, मतलब बिना ट्रेनिंग के प्रैक्टिस के अंदर, फिर उसमें होते हैं डिज़ास्टर। जी सर। मैंने 1999 में 1999 में एमएस करने के बाद में मेरे को मेरे सीनियर्स ने बोला प्रैक्टिस चालू कर दो। मतलब नहीं, जी सर, पहले मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा। मैंने संजय गांधी पीजीआई से 3 साल जीआई सर्जरी की ट्रेनिंग करी। जी सर। उसके बाद फिर मैंने एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली। जी सर। उसके बाद मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी की फेलोशिप करी। तो फेलोशिप तो साथ साथ भी होती रही, लेकिन मैंने पूरा 4 साल लगाने के बाद में फिर मैंने प्रैक्टिस चालू करी। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। जी सर। है ना, मेडिकल साइंस में आप इमीडिएटली एमएस करके और ट्रेनिंग लेके छोटी मोटी और आप प्रैक्टिस चालू कर देते हो, उसमें डिज़ास्टर होते हैं। जी सर। है ना, कई सारे सर्जन्स रहते हैं जो इमीडिएटली प्रैक्टिस में कूद जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी सीनियर के साथ में काम करिए 4-5 साल, आप उसके साथ में रह के काम करिए, फिर उसको सीखिए और सीखने के बाद फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और सर्जन के लिए खुद भी अच्छा रहेगा। जी सर। कई बार सर्जन्स जो है ट्रैप में आ जाते हैं, कई पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, फिर आपको शहर छोड़ना पड़ता है, तो वो बात सही नहीं है। जी सर।
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जर्नल सर्जरी और बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर के डॉक्टर साहब ने हमें एक्नॉलेज करवाया। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।